हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। और जैसा कि अब तो बारिश का मौसम है, तो बारिश तो वैसे ही आदमी को मौसम ही ऐसा है कि खुश कर देती हैं। और आज हम फिर हमारी क्लास एक बढ़िया से मंत्र के साथ शुरू करते हैं और एक बड़ी नई एनर्जी, नया उत्साह और एक जिजीविसा लेकर आप बैठना और कुछ सीखने के लिए। और एक बात ज़रूर मैं दोहराना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपकी तरफ से कुछ सुझाव हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये टेक्निकल जो क्लास है, इसका मैंने जो ये आपकी तीसरी क्लास है, तो 2 क्लासों में जो अनुभव किया है, तो मुझे ये चीज़ बड़ी मन में रहती है कि हम पहले विद्यार्थियों के चेहरे के हाव भाव देखकर पता लगा लेते थे कि हाँ, बच्चे को कहाँ तक आपकी बात समझ में आई है, कहाँ तक नहीं आई है। बीच में हम पूछ भी सकते थे। तो देखिए, आज की एजुकेशन का सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो बड़ा उस चीज़ को फॉलो करते थे और बड़ा आनंद आता था। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं तो उनका अनुभव इस बात में, वो इस बात को सहमति जताएंगे कि बड़ा एक कनेक्टिविटी वाली क्लास को मैं एंजॉय करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, हालांकि अब भी मैं आपके सबके चेहरे एक्सपोज करती हूँ कि हाँ, मेरी क्लास बैठी है, लेकिन फिर भी देखिए, टेक्निकल तो टेक्निकल है चीज़ें। तो मुझे आप कमेंट से, मैसेज के थ्रू, जिनके पास पर्सनली नंबर हैं वो कॉल के थ्रू ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैम हमें समझ में आ रहा है, या मैम आप तरीका चेंज करिए किस तरह। क्योंकि देखिए, बिना आपके रिस्पॉन्स के और आउटपुट के पढ़ाना बड़ा यांत्रिक सा लग रहा है। तो मैं आपसे ज़रूर हाथ जोड़कर मेरी ये गुजारिश रहेगी कि सजेशन आपके बिल्कुल खुले और तहे दिल से स्वीकार किए जाएंगे। और आप सबको पता है, इस पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, तो ज़रूर आप बताइए। और फिर गायत्री मंत्र के साथ हम अपने आज के विषय पे आते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी हाँ, तो मैंने एक जाते जाते समय एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ा था, और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढने की आपने कोशिश की होगी, उसके बारे में सोचा होगा और उसका मुझे रिस्पॉन्स देने के लिए आप तैयार हैं। तो उसके आंसर आप मुझे इनबॉक्स करिए, मैसेज करिए, तो आपको राइट या रॉन्ग का मैं बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में उसके रिस्पॉन्स देखने के बाद उस बात पे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर वे वाक्य क्या थे और वो वाक्य कैसे बन सकते थे। और अगर आपकी इच्छा है, अगर आप में उत्साह है, तो आप मुझे 12 के 12 सेंटेंस भी बना के भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा महसूस होगा, कुछ नया सीखने की आपको फीलिंग आएगी। अब हम बात करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं कि जी, हमने पहचान कर ली। हमने क्या पहचान की? सबसे पहले हमने बात की कि समय के बारे में बात की जाएगी। समय ज़्यादातर अपनी 3 दशाओं में मुख्यतः रहता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब हमने पहचान की कि जी, इंग्लिश में मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर 12 सेंटेंसेस हैं जो कि हर टेंस में अपनी एक रूपरेखा लेकर आते हैं, अपना एक स्वभाव लेकर आते हैं। उनका स्वभाव चारों का कॉमन है। एक बात करता है साधारण और दैनिक फिक्स रूटीन की, दिनचर्या की, डेली रूटीन की। दूसरा बात करता है निरंतरता की, और ठीक तीसरा बात करता है पूर्णता की, और चौथा बात करता है पूर्णता प्लस निरंतरता की। लेकिन ये चारों ही जब बात करते हैं तो ये
सिर्फ अपनी पहचान बदल लेते हैं जब इस काल की पहचान या भाव दशा बदलती है। यानी यह काल जब वर्तमान की बात करता है तो यह चारों अपनी पूर्णता के साथ है जैसा शब्द जोड़ लेते हैं। जब यह काल अपने भूत बीते हुए बीत जाने की बात करता है तो यह चारों जो पहचान है वो अपने साथ कुछ पास्ट के द्योतक शब्दों को जैसे वाज वर यानी था थे थी इनको जोड़ लेती है। और जब यह चारों दशाएं भविष्य की बात करती है तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आता है, उन्हीं वाक्यों में गा गेगी यानी भविष्य की बात शामिल हो जाती है। अब हम इनको हिंदी में पढ़ते हैं। वाक्य 4 प्रकार के लगभग मोटे तौर पर इंग्लिश में हम करेंगे, उसके बाद उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप विषय के अंदर जाएंगे। तो जी यहाँ बात की जा रही है साधारण, और साधारण का मतलब है इनडेफिनेट, और इनडेफिनेट के बाद यहाँ बात की जा रही है निरंतरता की, कंटिन्यूटी की, और इसके बाद यहाँ बात की जा रही है पूर्ण या पूर्णता की यानी परफेक्ट। इन शब्दों को बार बार मैं इसलिए दोहरा रही हूँ और मैंने पहले हिंदी में इसलिए लिखा कि देखिए पहले उस बात को अपनी भाषा में समझिए, आत्मसात कीजिए, उसके बाद हम इंग्लिश पर जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है ना पुराने बुजुर्गों की कि अपने तो मार कर भी छाँव में डालते हैं। तो बुजुर्ग बड़ी गहरी बातें कह के गए हैं, बड़ा उनका आत्मविश्लेषण था, स्व मूल्यांकन था स्थितियों पे। उसके पश्चात उन्होंने बड़े हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो पूरे जीवन को बदल दे, अगर एक सेंटेंस हम मान लें तो उस सेंटेंस में ये एक ऐसा सेंटेंस शामिल है कि अपने तो मार कर भी छाँव में डालते हैं, इसलिए अपनी भाषा है वही हमें उन्नति के शिखर तक पहुंचाती है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, और हमें ज्ञान होना चाहिए आज की मांग क्या है, समय की मांग क्या है। तो एक इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो आज समय की मांग है, लेकिन वो हमारी संस्कृति हमें नहीं सिखा सकती। इसीलिए मेहमान को महत्व मेहमान की तरह ही दीजिए, और अतिथि देवो भव हम ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। तो इस अतिथि लैंग्वेज का, इस आंग्ल भाषा का बड़े दिल से मेहमान की तरह स्वागत कीजिए, तो वो छवि छोड़ जाएगी और आप सीख जाओगे। ठीक है, तो बोर नहीं होना, बड़ा एंजॉय करते हुए, बारिश का मौसम है, कुछ पकोड़े सकोड़े बना के साथ में रखो, पढ़ो, एंजॉय करो, मेरी बातें सुनो, और बातों में सीख लो। मकसद क्या है हमारा, सीखना, लेकिन रुचि के साथ, नीरसता के साथ नहीं। बिना रस वाले तो आम के खोल को भी हम कचरे में फेंक देते हैं। इसीलिए आते हैं दोबारा एक ऐसी भाव समय की दशा पे जो बात करती है पूर्णता और निरंतरता की, उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर थोड़ी बहुत कहीं त्रुटि हो तो देखिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आज तीसरा ही दिन है और साथ के साथ कुछ ऐसा फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से मैं खुद में संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ खुद को कि एक जो मेहनत चाहिए। तो आप बने रहिए, मैं बड़े धीमे से शुरू कर रही हूँ और एक हम बड़ी अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को करके निकलेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा अंतराल है और आपको पता है कि विषय
चेंज भी है इसमें, तो समय दीजिए और त्रुटियां ज़रूर बताइए और बने रहिए। आने वाले दिनों में बड़ी मेहनत करने वाले हैं और त्रुटि हो तो मैं उसके लिए आपका दिल से स्वागत करती हूँ, बताइएगा और मैं परिवर्तन के लिए राजी हूँ। क्योंकि मैं एक चीज़ कहती हूँ कि शिक्षक वो नहीं है जिसे पूर्ण नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है, नहीं। शिक्षक वो है जो विद्यार्थी में लालाई, इतनी उत्कंठा पैदा कर दे कि मुझे सीखना है और कैसे सीखना है। हम और आप साथ साथ ही सीख रहे हैं, क्योंकि मानव की जो बुद्धि है वो क्या है, भूलने का उसमें एक ऐसा गुण है, तो विस्मृति है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम सीखें और सिखाएं, पढ़ें और पढ़ाएं। तो जी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हमने कर दी। अब इस चीज़ को देखो साथ ही साथ करते चलो। इन चीज़ों पे दबाव इतना इसलिए दिया जा रहा है कि आगे आने वाली क्लासों में हम धीरे धीरे वर्तमान से प्रेजेंट, भूतकाल से पास्ट, फ्यूचर, इनको हैबिचुअली हमें इंग्लिश कन्वर्सेशन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक लैंग्वेज डिमांड करती है कि उसे बोला जाए। आपकी फ्लुएंसी, आपका प्रोनाउंसिएशन, हमारी जो टंग है वो अपना प्रभाव, अपना क्षेत्रीय प्रभाव नहीं छोड़ती है, लेकिन हम एक बार प्रयास तो करें, बोलें तो सही। और वो प्रयास कैसा होगा, जब हम इन चीज़ों को टंग थ्रू कर लेंगे, यूज़ थ्रू कर लेंगे, बार बार इनको माइंड में हम सेट कर लेंगे। हमें अकेला प्रेजेंट नहीं रटना है, अकेला वर्तमान नहीं रटना है। हमें एहसास है भली भांति कि वर्तमान क्या है, वो हमें हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज में उसका ज्ञान हो और बस हमें शब्द पकड़ना है कि जी इसको वर्तमान को हम प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद समय की थोड़ी बचत करने के लिए आपने देखा होगा कि एक चार्ट आपके सामने बना दिया गया है। अब देखिए यह चार्ट इस क्लास में आज हम बात करेंगे कि ये जो 12 सेंटेंस की हमने बात की है, अब इस सेंटेंस की पहचान तो हो गई। पहचान के बाद हमें वो सेंटेंस बनाना है, उसका निर्माण करना है। उसका निर्माण करने के लिए हमारे पास कौन कौन से शब्द होने चाहिए, क्या उसकी शर्तें हैं, क्या उसका तरीका है, इस पे हम बात करेंगे। तो एक बार हम विषय पे जाते हैं और आज हम बात करते हैं कि एक वाक्य की बनावट, मुख्य तौर पे बनावट क्या होती है। हिंदी में आपने वाक्य की परिभाषा पढ़ी होगी, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। अब वह शब्द हैं क्या, उन शब्दों की भूमिका क्या है, तो मोटे तौर पर हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये बात हम कर रहे हैं इंग्लिश की, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में इससे उल्टा होता है, हिंदी में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगी वर्ब, लेकिन यहाँ मैं वो चीज़ नहीं लिखूंगी क्योंकि आपका जो माइंड है उसको हमें इंग्लिश कैच करवानी है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इनको हम इंग्लिश में पढ़ने की बजाय पहले हमारी क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज में समझेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड और आगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, और अब जैसे ही मैंने कर्ता लिखा वैसे ही आधे से ज़्यादा बच्चों के जान में जान आ गई होगी। अरे ये तो हमें पता ही है। हाँ जी, आपको इंग्लिश आती है
लेकिन ये जानना आपको ये बात पता नहीं है। कैसे नहीं पता? ठीक वैसे ही नहीं पता कि व्हाट इज सब्जेक्ट अगर मैं आपसे पूछ लेती तो आप में से आधे आपको पता फिर भी होता, लेकिन उसको शब्दों में ढालने में बड़ी आपको कठिनाई होती। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती कि कर्ता किसे कहते हैं, आप धड़ाधड़ बेबाकी से आप जवाब दे देते। जी हाँ, तो कर्ता उसके बाद वर्ब होती है क्रिया, एंड ऑब्जेक्ट होता है कर्म। अब देखिए ये चीजें आपके लिए थोड़ी साधारण हो गई, क्योंकि हमने ऐसे शब्दों के माध्यम से पढ़ा है जो शब्द हमारे सुने हुए हैं। जी हाँ, तो अब हमें क्लियर करना है कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं कि कर्ता किसी कार्य को करने वाला, यानी अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें कर्ता कौन है? मैं। इसको लिख लेते हैं सेंटेंस को, मैं पढ़ा रही हूँ। साथ के साथ आप कमेंट ये भी करिए कि ये कौन सा टाइप ऑफ टेंस है और कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, यानी इनके पिता का नाम क्या है और पुत्र का नाम क्या है। जैसे रही हूँ और ये वाक्य किसकी पहचान करवा रहा है, अब बताइए। अब देखिए बात आते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ। अब इसमें कार्य कौन कर रहा है? कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाने का। और वो कर कौन रहा है? मैं, यानी मैं आपका सब्जेक्ट है। अब बात आती है पढ़ाना, क्रिया। क्रिया का मतलब ही उसको कुछ उसमें उलझो मत, उसको ब्रैकेट में लिख लो काम, यानी वाक्य की ऐसी दशा जो किसी काम के होने का एहसास कराए दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, वो क्या है? वो है रोना, हंसना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, जोड़ना, घटाना, कुछ भी, सीलना, फाड़ना, हर एक क्रिया है। लड़ाई करना, जी हाँ, प्रेम से रहना। तो क्या है कि हर काम जो व्यक्ति द्वारा, विश्व की किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किए जाते हैं, वो जो कार्य है वो क्या है? काम। अब इसमें क्या कार्य हो रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का कार्य है। और वो कार्य कौन सा शब्द हमें बता रहा है? पढ़ा। तो ये क्या हो गई? वर्ब, ये हो गई क्रिया। अब हम आते हैं कर्म पे। कर्म हमें जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम कर्ता और क्रिया को क्लियर नहीं करेंगे। कर्ता कार्य को करने वाला, क्रिया जो कार्य हो रहा है, कर्म कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका फल जिस पे पड़ रहा है, यानी जिस चीज पे उसका असर हो रहा है, या जो चीज जिस चीज को के माध्यम से अगर हम वैसे देखें तो कर्ण कारक हो जाएगा, इसमें माध्यम शब्द नहीं यूज करना। जैसे जो कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका असर किस पर, जो थर्ड पार्टी है उस पर पड़ रहा है, वो है आपका ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क मैं आपको देती हूँ, मुझे आप मैसेज कर कर जरूर बताएंगे कि इज इट ए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और नॉट। ये ऑब्जेक्ट के साथ वाला, ऑब्जेक्ट जिसमें यूज हुआ है, ऐसा सेंटेंस है या नहीं। और इसके बाद आपने अब तक सोच लिया होगा तो आप इस पे कमेंट छोड़ दीजिएगा। इसके बाद एक वाक्य और लिखा जा रहा है, मैं स्कूल, या फिर आप लिखिए जो उदाहरण बड़ा कॉमन आप हमेशा ही करते हैं, वह स्कूल जा
रहा है। तो वह सब्जेक्ट जा रहा है, जाना क्या हो गया ऑब्जेक्ट, जाना क्या हो गया क्रिया वर्ब, ये हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। आगे करेंगे हम सहायक क्रिया। अब क्या है, मेरे उसके जाने का असर किस चीज से, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, किस पे पढ़ रहा है, स्कूल पे, तो ये क्या है कर्म है। और दूसरी इसकी पहचान होती है कि वाक्य में क्वेश्चन बना के देखो, जैसे वह जा रहा है, कहाँ, कहाँ का उत्तर नहीं आया, इसका मतलब उस वाक्य में कर्म नहीं है। वह स्कूल जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो हमें उत्तर मिल गया आंसरेबल है। तो अगर वाक्य आंसरेबल है तो जो क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब इंग्लिश में क्या क्या सब्जेक्ट हो तो क्या क्या वर्ब आएगी और क्या उसका ऑब्जेक्ट पे असर पड़ेगा, क्या उसका वर्ब पे असर पड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं, यह जो चार्ट है इसमें यह प्रेजेंट टेंस है, यह पास्ट है और यह फ्यूचर है। आज हम इसी को करेंगे। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्य की, ये ऊपर कॉमन लिख देती हूँ, साधारण वाक्य है, यानी हम तीनों ही टेंस में इंडेफिनेट सेंटेंस की बात करेंगे। कौन से सेंटेंस की बात करेंगे, इंडेफिनेट टेंस की। इंडेफिनेट का मतलब अब मुझे आप बताइएगा क्या, ऐसा टेंस, ऐसी वाक्य की समय दशा जिसमें कोई कार्य हैबिचुअल हैबिट के रूप में, डेली रूटीन के रूप में हो रहा है और मोटे तौर पर आसान इसकी पहचान जिस वाक्य के अंत में ता है। अब ता के वर्तमान लग गया तो ता के साथ ता को बताने वाली सहायक क्रिया है लग जाएगी, पास्ट लग गया तो था लग जाएगी और फ्यूचर लग गया तो गागेगी आ जाएगी। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में यहां हमें दो चीज देखनी पड़ेगी। यदि वाक्य सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और यदि वाक्य प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन। ये आप समझ जाना, यदि वाक्य एक वचन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा साधारण वाक्य का, इसका रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें क्या देखना है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात होती है तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस का योग। जैसे वह स्कूल जाता है, ठीक है, तो वह इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही, जाना कि गो, ही गो टू स्कूल। अब देखिए यहां पे हमें काम करना है इसमें, और यहां पे काम करने के लिए यहां देखा जाएगा, यहां यदि एक वचन है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने, इसके साथ एस या ई एस यानी ई एस हम इसके साथ जोड़ देंगे। ही गोज टू दी स्कूल, ही गोज टू दी स्कूल। ठीक है। अब यदि वाक्य बहुवचन में हो, ये सेंटेंस मैं मिटो देती हूँ, ये स्ट्रक्चर, वह स्कूल जाता है। अब वाक्य हो बहुवचन में कि वे स्कूल जाते हैं, तो बहुवचन के साथ सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको याद रखने की बात क्या होगी कि जब ऐसे याद रख लेना कि जब लड़की अनमैरिड होती है तब तक मैं क्लास में भी कई बार जिक्र करती हूँ कि हाँ भाई बड़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, लड़कियों को आज भी उतना नहीं अकेले बाहर आने जाने दिया जाता, क्या कहेंगे भाई को साथ लेके जाओ, यानी अकेले हो तो एस या ई एस नाम के भाइयों को साथ रखो। और अगर आप बन गए बहुवचन यानी बहू बन गए तो फिर आपको भाइयों के साथ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे आप दिमाग में रख लेना। तो क्या कहोगे, वे स्कूल जाते हैं, इसका बहुवचन का वाक्य यहाँ लिख लीजिए, वे स्कूल जाते हैं। वे की इंग्लिश होगी दे, इस पे भी हम एक दिन काम करेंगे, आपको लिखवाया जाएगा, बस आप इसको दिमाग में बैठाइए एक बार। ठीक है, दे, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लो, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, तो अब हमें क्या चाहिए, वर्ब। जाते, जाना की वर्ब क्या होगी, गो। अब गो के साथ हमें क्या, बहू बन गई, तो इसके साथ कुछ नहीं आएगा, तो दे गो। ठीक है, स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया, दे गो टू दी स्कूल। अब जो गो की बात है, टू की और दी की बात है, ये बात हम आगे करेंगे कि ये इसमें ऐड क्यों किया जाता है, इसकी क्या कंडीशन होती है। एक बार चाहे आप वाक्य को सहूलियत के लिए इतना ही बना सकते हैं, ही गोज, दे गो। सिर्फ एक कड़ी पे काम कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, जल्दी है सीखने की, उसके अलावा कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि यदि आपने इन चीज़ों को सीख लिया तो आप उस, मैं कहती हूँ देखो, काले अक्षर कोई भी पढ़ सकता है, काले अक्षर पढ़ने मुश्किल नहीं है, काले अक्षर समझने मुश्किल है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। साधारण वर्तमान काल का यदि वाक्य हो तो यदि भाई साथ में जाएंगे एक वचन होगा, अकेले होगे आप तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। और अगर बहू बन गए तो फिर क्या है, बहुवचन आ गया तो कुछ भी साथ में नहीं लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं, ये तो होगी प्रेजेंट की। अब अगर पास्ट हो जाए तो क्या होगा, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। तो आज आपको एक होमवर्क ये भी है कि आप एक दिन में डेली 5 वर्ब लर्न करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मोटे तौर पर साधारणतः आज हम गो वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख देती हूँ, गो की वर्ब लिख देती हूँ। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, यह है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और गोन, यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म और गोइंग। यह है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो जी आज बात करते हैं हम पास्ट की।
तो पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, इसमें कोई एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं है। सबसे सिंपल साधारण इसकी कंडीशन है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सबसे ज़्यादा पेपर में यहाँ से उठते हैं क्वेश्चन। किस फॉर्म में उठते हैं?